अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शमीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। पंजाब असम्बली का इजलास 23 फरवरी को हो चुका और स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन का मरहला भी वहां पे आ चुका है। सिंध असम्बली का इजलास भी आज हुआ, बड़ी हंगामा खेजी रही कराची में भी। और GDA का जो सिंध के अंदर भरपूर एहतजाज है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आज बलूचिस्तान असम्बली का इजलास 28 फरवरी को तलब किया गया। नेशनल असम्बली का इजलास 26 फरवरी को तलब किए जाने की इतलात हैं। अभी तक रिज़र्व सीटें इन चारों पाँचों असम्बलियों में पूरी अनाउंस नहीं की गई और स्टेज जो है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन तक पहुंच चुकी है। तो ऐसे सारे मामलात में हम आज जो बातचीत करेंगे बेसिकली वो यही होगी कि पाकिस्तान का जो ये सियासी मंजरनामा, ये जमहूरी दौर जो शुरू हो रहा है उसके स्टार्ट में इतनी हंगामा रही है, तो ये आगे कैसे बढ़ेगा और इसके अंदर क्या होना चाहिए। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें GDA के सीनियर रहनुमा डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे जिस सिंध की सूरत हाल है वो क्या है और मामला किस तरह बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। बुनियादी सवाल आपका, ये जो आज असम्बली का इजलास हुआ, आपने अनाउंस किया हुआ था कि वहाँ पे धरना देंगे, इजलास नहीं होने देंगे। ये आपका जो एहतजाज था और आज जो सारे हालात वहाँ पे बड़े कशीदा भी दिखाई दिए गए, वहाँ गिरफ्तारियाँ भी बहुत हुई, ख़वातीन की लाठी चार्ज भी हुआ, बाज़ ऐसी इतलात हैं कि फायरिंग भी हुई। तो ये सारी सिचुएशन जो आज की थी थोड़ा सा उसके हवाले से बताइएगा और फिर आपकी जो ये प्रोटेस्ट आज का है ये कितना आगे जाएगा, बेसिक डिमांड आपकी क्या है? देखिए जी, बेसिक बात तो साहब यहाँ से शुरू हुई कि जी हमारे यहाँ परसेप्शन ये था कि जी शायद सिंध जो है ना वो जरदारी को पट्टी पे दे दिया गया है, जरदारी साहब को, और बाकी यहाँ पे कोई एंटिटी नहीं है। और उसी अंदाज में जो है ना पिछले जैसे 2013 में, 2018 में जो इलेक्शन हुए, हम समझते थे कि शैम इलेक्शन हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने पार्टिसिपेट किया, हमने असेंबली को नहीं छोड़ा। हालांकि 2018 में GDA को 14 सीटें प्रोविंस से मिली और 3 हमें कौमी असेंबली मिलने के बावजूद भी हम सिस्टम का हिस्सा रहे और हम नहीं चाह रहे थे कि भाई सिस्टम डिरेल हो। लेकिन इस वक्त जो है ना जो भी रिजल्ट आए उसमें तो हमें वाकई निकाल के बिल्कुल पार्लियामेंट से बाहर कर दिएगा। 2 हमारे MPs जीते, वो भी पी साहब ने बड़ी जो है ना मेहरबानी एक्सेप्ट करते हुए और वापस कर दिए। जिन लोगों को जहाँ वापस करनी थी उसको उन्होंने कहा कि जी हमें इसकी भी जरूरत नहीं है। तो हम बेसिकली जो है ना इस सारे इलेक्शन के अंदर इस तरह का जो माहौल बनाया गया कि जी हम कम से कम GDA हम पार्लियामेंट से बाहर थे। जब हम पार्लियामेंट से बाहर आए तो फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसके ये जो बोगस और रिग्ड इलेक्शन है इसके खिलाफ जो है हम उठ के और एहतजाज शुरू करें। और पी साहब ने जो है ना अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2012 तारीख को, और फिर उसके बाद जो है ना जब जो धरना हुआ मेजर हमारा जामशोरों में, उसमें जो उन्होंने बड़ा क्लियर उन्होंने कहा कि जी ये इलेक्शन जो है ना एक बिका हुआ इलेक्शन है और इसको हम किसी तौर पर भी इसके रिजल्ट को नहीं मानते। जिसके नतीजे में जो है ना दीगर जमातें जो थी अपोजिशन की, JUI है, PTI है, जमात इस्लामी है, वो भी इतनी अफेक्ट हुए सारे प्रोसेस में। तो वो भी फिर हमारा आपस में जो है उनके साथ भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। और आज हमने बुनियादी तौर पे, क्योंकि सिंध असेंबली का पहला इजलास था, ओथ सीइंग थी, तो हमने ये कॉल दी हुई थी कि जी हम लोग वहाँ पे पुरअमन धरने के लिए पहुंचेंगे। और हमने बड़े मुसलसल जितने भी एहतजाज हो रहे हैं गुज़िश्ता पिछले तकरीबन 15 दिन से, उसमें किसी जगह भी कोई पत्थर तक भी नहीं चला, ना किसी जगह पे कोई गमला टूटा, ना कोई जो ना कहीं पत्ता भी नहीं टूटा। और हम बड़े पुरअमन अंदाज से तमाम जमातें अपना अपना एहतजाज करी। लेकिन आज मुझे नहीं समझ आई कि क्या केयरटेकर गवर्नमेंट थी और उनको क्या हो गया कि उन्होंने हर चीज बंद करके रख दी। कंटेनर, पूरा शहर ब्लॉक, अपना सुपर हाईवे ब्लॉक, गागर पटक वाला नेशनल हाईवे ब्लॉक, अशारा फैसल ब्लॉक, सब कुछ करके उन्होंने वर्चुअली सारी की सारी जो कराची था और आज़ाद सिंध था वो उसको ब्लॉक कर दिया। उसके नतीजे में जब आप रुकावट पैदा करते हैं तो फिर लेडीज भी अरेस्ट हुई, वर्कर भी अरेस्ट हुए। अभी और इस सारे अमल के अंदर जो है ना आज जो कुछ हुआ है वो फिर आपके सामने विजुअल्स भी आए होंगे। और अभी भी जो है ना, हालांकि मेन धरना था हमने खत्म किया, लेकिन JUI के दोस्तों उनके ऊपर फायरिंग, लाठीचार्ज, टीयर गैसिंग हुई, अभी भी इशारा फैसल पे बैठे हुए। अच्छा वैसे साहब, आपकी बेसिक डिमांड जो है वो मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, एक्सक्यूज़ मी, कि आप क्या चाहते हैं कि एक तो जैसे KP पंजाब के अंदर या मरकज़ में हम देख रहे हैं तहरीक इंसाफ की डिमांड ये है कि उनके पास जो फॉर्म 45 हैं उनको मैच कर लिया जाए बाकियों के साथ और जो भी नताइज हैं वो अनाउंस कर दिए जाएँ। आपकी डिमांड भी क्या ऐसी ही है कि आपके पास जो नताइज हैं वो डिफरेंट हैं, जो अनाउंस किए गए डिफरेंट हैं, या आप समझते हैं कि जी कि नहीं सिंध में सारे इलेक्शन असर इन हो या मखसूस हल्के हैं जहाँ पे हो
एक्चुअली आपकी इस सारे के सारे देखिए मुजाहरे की जिसमें एहतजाज हम बड़े जी। क्लियर यकीनन जैसे पीटीआई के हमारे दोस्त हैं, जमात इस्लामी के दोस्त हैं, वो फॉर्म 45 पे ही एजिटेट कर रहे हैं और उनकी बात में एक वजन भी है, लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट इनके अंदर प्रोसेस ही डिफरेंट हुआ है। हम्म। हमारे इधर सबसे पहले हमारी केयरटेकर गवर्नमेंट जो होती है उन्होंने जो ना वन वन वे ट्रैफिक, वही लोग जो केयरटेकर पहले पिछली गवर्नमेंट के जो हर कार्य थे चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए, उन्हीं को जो ना हमारे मकबूल बाकर साहब ने उन्हीं को कंटिन्यू किया। सीएम आने के बाद कोई तब्दीली नहीं है, सीएम हाउस में वही स्टाफ बैठा रहा जो पहले हम्म। मुराद अली शाह साहब के साथ काम कर रहा था। उसके बाद जितनी भी नीचे अपॉइंटमेंट्स थी, चाहे वो एसपी हो चाहे डीसी हो, वो वही लोग थे जो 15 साल से जो इस हुकूमत का बेनिफिट उठाते रहे और फिर वही लोग जो ना आरओज और डीआरओज बन गए और उन्होंने ही फिर जनाब पोलिंग स्कीम बनाई, उन्होंने ही फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना पोलिंग का अमला मुकर्रर किया। उनमें अक्सर लोग वो थे जो कि सरकारी अफसर भी नहीं थे और जो ना ऐसे जो ना जो कहते हैं ना कि प्राइवेट लोगों को उठा के उन्होंने वो लगा दिया वहाँ पे। तो हमारा तो बेसिकली ये है कि जी हम चाहते हैं कि जी जो इलेक्शन है सिंध की हद तक उसको स्क्रैप किया जाए और उसको स्क्रैप करके नई इलेक्शन कराना चाहिए। उसकी दूसरी वजूहत भी है हमारी नज़र में। ये जो इस वक्त सिस्टम बन रहा है, ये सिस्टम ज्यादा देर चल नहीं सकता और अगर एक तो बनता मुश्किल नजर आ रहा था, लेकिन बन भी किया तो ये ज्यादा चलता नजर नहीं आता क्योंकि ये पाकिस्तान के बुनियादी चीजों के जो सब मसाइल हैं वो हल नहीं कर सकता। तो इससे पहले कि ये जो रिग्ड इलेक्शन के हवाले से सारी दुनिया के अंदर जो है ना एक बहुत बड़ा मजाक पाकिस्तान का बना हुआ है, हमारे इलेक्शन कमीशन का बना हुआ है, हमारी पोलिंग तरीक़ेकार का बना हुआ है। इससे पहले कि जो है ये हालात मजीद खराब हों और ये लोग डिलीवर भी ना कर सकें, मुआशी एतबार से भी जो है खराबियाँ पैदा हों, तो हम चाहते हैं कि ये इसको स्क्रैप करके नई इलेक्शन में जाएं, फ्रेश मैंडेट के जरिए, एक जेन्युइन मैंडेट के जरिए हुकूमत बने ताकि जो है वो आवाम के मसाइल हल कर सकें। लेकिन फ्रेश इलेक्शन भी क्या अभी पाकिस्तान की मईशत में इतनी जान है कि इमीडिएटली हम फ्रेश इलेक्शन की तरफ जा सकें? नंबर वन। और नंबर टू, लेकिन अगर जी, जी और जी जी नंबर टू ये है कि अगर आप दोबारा इलेक्शन भी चाहते हैं तो फिर क्या यही केयर टेकर होंगे या इसी किस्म का सेटअप होगा या उसमें आप किस किस्म के लोग फिर देखना देखिए उसमें चाहेंगे? तो यकीनन ये इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल फेल हो चुका है जी। इस इलेक्शन कमीशन से कोई तवक्को रखना कि जी वो कोई फेयर और इंडिपेंडेंट प्रोसेस कर सकता है, वो एक यानी एक मेरे ख्याल में कोई उसमें कोई ऐसा वजन नहीं होगा। एक्चुअली हम ये चाह रहे हैं कि देखें, अगर आप बात करें कि मईशत की ये कर सकेगा नहीं, वैसे मईशत के क्या बनेगा इस गवर्नमेंट में जिसके अंदर जो कोalition पार्टनर्स हैं आपस में जो ना एग्री नहीं कर रहे। एक कोalition पार्टनर जो हुकूमत में शामिल होने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम बाहर से बैठ के सपोर्ट करेंगे, तो पहले से आप एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं और इस इंस्टेबिलिटी के होते हुए आप किस तरह नेगोशिएट करेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ और किस तरह नेगोशिएट करेंगे आप अपनी बजट को और किस तरह जो है आप प्रोविंसेस से नेगोशिएट करेंगे। एक वीक सेंट्रल गवर्नमेंट जो इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब की बनने जा रही है, जिसके अंदर पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारा तो कोई इसमें नहीं है, हम तो सिर्फ बाहर से सपोर्ट करेंगे, इसका मतलब वो अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, हालांकि उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं। तो इस सारे अमल के अंदर मैं समझता हूँ बाद में जो खराबियां मुझे नजर आ रही है सिस्टम की, 8-9 महीने डाउन द लाइन आप फिर ये कहें कि जी ये सिस्टम नहीं चल रहा और इसको जो है ना किसी न किसी हवाले से जो है ना उसको खत्म होना चाहिए, तो उससे पहले अगर हम फैसला कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि ये रिग्ड इलेक्शन जो है मैं नहीं समझता कि किसी भी प्रोविंस में, इस वक्त आप बलूचिस्तान में देख लें, पंजाब में देख लें, अपने क्या कहते हैं केपी में देख लें, कहीं पे भी जो है इस वक्त एक स्टेबल हुकूमत बनती है हमें नजर नहीं आती। ये बताएं कि आपकी जो एहतजाज की नौयत है और इसका ड्यूरेशन है, क्योंकि अगर आप इलेक्शन तो हो गए, हुकूमत भी 2-4 दिन के अंदर सिंध में जो है कि वो कायद अवान का इंतखाब हो जाएगा, स्पीकर डिप्टी स्पीकर कल होगा, तो पीर मंगल तक तो वज़ीर आला भी नए आ जाएंगे, तो फिर आप का एहतजाज जो है कि ये मुस्तकिल कैसे फेजेस में होगा? आप सारी जमातों को साथ लेके चलेंगे? जी लेकिन जी हम तो इस एहतजाज को लेकर चले और हम समझते हैं कि जी हम बड़े बैलेंस्ड अंदाज में चल रहे थे। अगर आज के वाकयात न होते तो बेहतर था। हमारा बिल्कुल कॉल एक कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी कानूनी कॉल थी और उसको हम समझते हैं कि जी हम किसी किस्म के जी हम तशद्दुद या उसमें जो यकीन रखते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमत के इकदाम ने आज उसको में जो तशद्दुद का अंसर डाल दिया है। हम तो ये चाह रहे थे कि जी ये एक पब्लिक प्रेशर के जरिए जो हम बिल्ड करें और सिंध के अंदर जो है ये बात तय हो जानी चाहिए कि जी यहाँ सिंध सारा का सारा रजाई साहब का नहीं है, यहाँ पे मुतबादिल भी मौजूद है और अगर मुतबादिल को आप जो है एक्सेप्ट नहीं करते और उनको आप जो है असेंबली में जगह देने को तैयार नहीं है, तो फिर वो जो एक खला पैदा हो रहा है और जिसकी वजह से जो है ना एक ये एहतजाज जो है ये रंग इख्तियार करता जा रहा है, तो फिर जो है ना एहतजाज तो चलेगा। मैं नहीं समझता कि ये एहतजाज किसी तौर पर भी रुकेगा, इसको तो आगे चलना ही चलना है। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी हमने जो आज के वाकयात हुए
उसके खिलाफ हमने 27 फरवरी को मंगल के दिन हमने पूरे सिंध की बुनियाद पे जो है एक एहतजाज की कॉल दी है, और हम ये तवक्को करते हैं कि इंशाअल्लाह सिंध के लोग बड़ी तादाद में बाहर निकल के जो है इसको एहतजाज को कामयाब बनाएंगे। भाई साहब, एक दिन जो पाकिस्तान में अगर हड़ताल हो, और सिंध इसलिए एतबार से अहम है कि अगर आप सिंध में शाहराएँ बंद होंगी तो कराची पोर्ट है और तमाम पाकिस्तान की इंपोर्ट और जो सप्लाई लाइन है वो सारी की सारी सिंध से होकर ही फिर आगे आती है। ग्वादर इतना ऑपरेशनल हमारा नहीं है, सारा डिपेंड जो है पंजाब का, और ऊपर जो पाकिस्तान है वो इधर से करता है कराची पोर्ट के साथ। तो 25 से 30 अरब रुपए जो है कि वो एक रफ एस्टिमेट होता है कि जहाँ नुकसान होता है मीशत को। तो ये जो आपकी अगर ये 27 को होता है और फिर ये प्रोलॉन्ग करता है तो फिर तो आपका सिस्टम, पूरी मैशत, हुकूमत बिल्कुल नहीं चल सकेगी। ये किसको ख्याल करना चाहिए था जी? बस देखें, हम तो समझते 2013 में भी 2018 में भी हमारी मैंडेट को जो है ना कट शॉर्ट किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी हम सिस्टम के अंदर रहे। हमने कहा जी 14 सीटें, चलो हम उसमें भी जो है ना हमने इत्तफा किया। हालांकि हमारे MPs को गुज़िश्ता गवर्नमेंट ने एक पैसा जो है ना उनको फंड में नहीं दिया, सारे अपने जो है बजट अपनों में बांटते रहे, नहीं दिया। हमारी कमिटीज तक में जो है उसके रिप्रेजेंटेशन हमारे किसी MP को नहीं मिली। उसके बावजूद भी हम सिस्टम के अंदर रहे, हमने सिस्टम से बाहर नहीं वॉकआउट किया। अब जब आपने निकाल के और सारा का सारा जो है झोली में डाल दिया कि जिम्मेदारी सिंध को चलाएगा तो चला के दिखा दे। फिर हम तो नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि जी बहुत स्ट्रांग है पीपल्स पार्टी यहाँ पे, आज़ादारी साहब की पार्टी बहुत स्ट्रांग है, आज़ादारी माफिया बहुत स्ट्रांग है, तो चला लेना गवर्नमेंट। हम तो नहीं कह रहे, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है सिंध की एक बहुत शदीद किस्म की रिजेंटमेंट मुझे नजर आ रही है। एक आखिरी चीज, अभी हुकूमत बनने जा रही है तो क्या आप हुकूमत से कुछ मुज़ाकरात भी टेबल पे बैठ के भी बात की जा सकती है? मुज़ाकरात तो किसी मुज़ाकरात तो सिवाय जो है किसी फ्रेश इलेक्शन की तरह, वो भी जो है ना ये हुकूमत तो नहीं करेगी ना। उस पर तो फिर आपको हम तो करते हैं कि जितनी भी हमारी मिलिट्री और जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट है वो स्टेप इन करेगी और देखेगी कि जी इसके जो खराब असरात हैं। आप जो है 3 मेजर पार्टीज को आपने निकाल के बाहर कर दिया पूरे के पूरे प्रोसेस से, तो वो फिर किस तरह मामला चलेंगे? फिर जाहिर है मतलब जिन अगर सिंध किसको दिया गया है, क्योंकि एक तो बहुत बड़े इल्जाम लग रहे हैं, मैं किसी उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा, लेकिन पूरी की पूरी हमारे स्ट्रक्चर जो है इस वक्त जो ना जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट के स्ट्रक्चर्स और हमारी इलेक्शन कमीशन और हमारी कोर्ट्स और हमारी सारे का सारा जो ये पूरा का पूरा एक जो निज़ाम है वो इस वक्त जो ना मेरे ख्याल में जो ना उसको झटके लग रहे हैं। आप बलूचिस्तान के अंदर देखें जितनी भी नेशनल पार्टी जो है ना और उन के ऊपर है। आप KP में जाएं तो वहाँ एक अजीब किस्म का माहौल बना है। पंजाब आपने ऑलरेडी जो है ऐसे लोगों के हवाले कर दिया जिनकी जो है कोई मेजोरिटी लगती नहीं है, तो फिर यही होगा। चलो, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सफदर वाजिद साहब हमारे साथ बातचीत करते हैं। GDA के सीनियर रहनुमा। इस वक्त के अंदर एक हैजानी कैफियत है। ये इस जमहूरी दौर के आगाज़ के ऊपर उम्मीद की जा रही थी कि मामलात जो है कि वो अगर जमहूरी अंदाज में और आवाम के मैंडेट का एहतराम करके आगे चलाए जाएंगे तो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम भी आएगा और कुछ माशी इस्तेहकाम और माशी तरक्की भी होगी। लेकिन इस निज़ाम के आगाज़ पर ही ये हालात पैदा हुए हैं कि अब पूरे सिंध को बंद करने की बात की जा रही है और कराची पाकिस्तान को एक सप्लाई लाइन है, अगर ये बंद होगी तो पाकिस्तान के मामलात किस तरफ चलेंगे। या एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सारे सूरत हाल के अंदर कैसे देख रही है और उनके ज़हन में पाकिस्तान को आगे बढ़ाने को और सिंध को आगे बढ़ाने का क्या लाइम है, उस पर हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में भी हम पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के ऊपर बातचीत जारी रखेंगे। पंजाब असम्बली का इजलास हो चुका, सिंध असम्बली का पहला इजलास हो चुका। दोनों इजलासों में काफ़ी हंगामा राई देखी गई। पंजाब में से पंजाब असम्बली के बाहर काफ़ी टाइट सिक्योरिटी थी और बहुत से अरकान असम्बली को दुश्वारी का सामना करना पड़ा। सिंध असम्बली का जब इजलास हो रहा था तो सिंध में वहाँ पे GDA, JUI और जमात इस्लामी ये एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं और काफ़ी हंगामा राई भी हुई, कराची में भी, कराची से बाहर भी, और इसमें काफ़ी ख़वातीन को और मुजाहिरीन को गिरफ़्तार भी किया गया। इस सारी सूरत हाल के ऊपर हम बातचीत करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर साहिर कामरान साहिबा हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। एक अच्छी इलेक्शन के बाद तवक्को की जा रही है कि एक शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, कि बहुत सी तल्ख़ हकीकतें जो है कि पिछले 1.5-2 साल के अंदर
इंसानी हकूक़ के हवाले से भी बाकी मामला भी बहुत हुए, लेकिन ये आगाज़ ही कोई इतना अच्छा हमें नज़र नहीं आ रहा। खा पंजाब हो या सिंध में हो, लगता है कि इस दफ़ा ऐवान के अंदर भी ऐवान के बाहर भी जो है कि इलेक्शन के बाद सूरत हाल काफ़ी गंभीर रहेगी। तो आप क्या समझते हैं कि जो ये पॉलिटिकल सेटअप है इसको कितने चैलेंजेस होंगे? लेकिन देखिए, हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान को आज किस चीज की जरूरत है। कल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत एक मुस्बित मैसेज दिया, और जो पार्लियामेंट्री मेंबर्स थे जब उनसे खिताब किया तो उनको ये कहा कि सबको साथ लेके चले, और हम यही चाहते थे कि सबको साथ लेके चले। अब मसला ये है कि एहतजाज कौन लोग कर रहे हैं, मुझे आप बताएं कि अब कोई कराची की तारीख में जीडीए ने कोई जो है वो सीट जीती है कराची से, या वो जिन सीटों पर एहतजाज कर रहे हैं क्या वो सीटें उन्होंने कभी जीती हैं? ये तो मतलब आप ही देखें ना कि जब डिक्टेटरशिप के दौर में उनको प्लेट पे रख के जो नशिस्तें दे दी गई, या जो है जो लोग आज एहतजाज कर रहे हैं उन्होंने उनके पास कोई शवाहिद है कि ये नशिस्तें वो जीत सकते थे? ये वो नशिस्तें हैं जो पीपल्स पार्टी हमेशा से जीतती चली आ रही है। और मुझे बताएं कि ये सोमरो साहब जो है, ये इन्होंने क्या कभी ये सीट जीती है, नशिस्त जीती है? कोई तारीख है इसकी? तो आज ये जिस तरीके का एक वायलेंट रवैया ये अपना रहे हैं ना, तो मैं ये कहूँगी कि ये जो इंतशार फैलाने की एक रिवायत है इसको खत्म होना चाहिए। यानी मुश्किल से इलेक्शन हुए, पीपल्स पार्टी ने एक बड़ी भरपूर कैंपेन चलाई और जो है हर दरवाजा जो है उसको दस्तक दी, और अवाम के जो वोट है उन्हीं पर इंसार किया। अब मैं समझती हूँ कि ये इस किस्म का रवैया जो है मनफी, वो बिल्कुल गलत है। एक तरफ एक जमात जिसको मैं तहरीक इंतशार कहूंगी, वो आईएमएफ को खत लिखने की बातें करती है, खत लिखती है कि पाकिस्तान को आईएमएफ का कर्जा न मिले। तो क्या मैं ये कहूँ कि ऐसे गिरोह हैं पाकिस्तान के अंदर जो चाहते हैं कि इंस्टेबिलिटी रहे, जो चाहते हैं कि मुल्क जो है वो मसाइल जो है दरपेश है मुल्क को। तो ये तो एक नेगेटिव रवैया है। दो अगर वो इस चीज़ें बात है ना कि आपने कही, एक तो आईएमएफ को ख़त को भी हम ज़रा डिस्कस करते हैं बाद में, लेकिन जो जीडीए की तहरीक या सारा मामला है इसमें तो कोई शक नहीं है कि सिलेक्शन के ऊपर जो उंगलियां उठाई जा रही हैं, बहुत से उम्मीदवार जो हैं कि वो फॉर्म 45 लेके फिर रहे हैं। खा सिर्फ तहरीक इंसाफ के नहीं, उसमें जमात इस्लामी है, टीएलपी है, जेयूआई है, और उन सब का ये ख्याल है कि उनके पास जो फॉर्म है वो सारे एक जैसे ही हैं, जो तमाम पोलिंग एजेंट के साइन भी हैं, लेकिन जो जीतने वाले हैं उनके पास नहीं है। पंजाब में भी, इस्लामाबाद के अंदर, और जीडीए का कहना है शायद इंटीरियर सिंध में उनके साथ ज़्यादती हुई है। आप नहीं समझती कि हम हर इलेक्शन के बाद ऐसी ही सूरत हाल देखते हैं? 2018 भी, 2013 भी, 2007-8 उससे पहले भी हमने देखे, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम सियासी जमातों को इसकी एक दफ़ा जैसे डस्का इलेक्शन के बाद इंक्वायरी हुई और उसमें ज़िम्मेदारी का तयन किया गया और उसको फिक्स किया गया, इस तरह से अक्रॉस द बोर्ड इस इलेक्शन में भी कर लिया जाए कि जहाँ जहाँ पे अगर हुआ है तो अवामी मैंडेट पे कम अज़ कम उसकी इज़्ज़त और तकरीम की जानी चाहिए, रैदर दैन कि उसकी तौहीन की जाए, तज़ीक की जाए उसको चोरी करके। देखिए, पहली बात ये कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने बिल्कुल कहा है कि आपके पास फॉर्म 45 हो तो आप ले आए। ये इंक्वायरी हमने तो नहीं करनी ना, इलेक्शन कमीशन ने करनी है। अब होता है 2013 के इलेक्शन पे हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे, सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी थी, हमें जो है पंजाब से निकाल के एक सूबे तक महदूद कर दिया गया, लेकिन हमने जमहूरी निज़ाम की खातिर पार्लियामेंट में बैठने को तरजीह दी और जमहूरी अमल को आगे बढ़ाया। 2018 में आरटीए सिस्टम बैठा, हमारी जो है वो जो आप ही देखें कि लड़काने की नशिस्त पर जो है वो 48 घंटे तक रिजल्ट नहीं आ रहा था। ठीक है, जिस तरीके से जो है वो आरटीए सिस्टम बिठा के एक मैनिपुलेशन हुई, उसके तो सब मेरे ख्याल में सारे शवाहिद सबके सामने है। लेकिन पीपल्स पार्टी में तब भी जो है ना कोई ऐसी राह नहीं इख्तियार की जो मुल्क के अंदर अदम इस्तेकाम पैदा करे। और आज भी जिनको ये लगता है, मतलब मैं तो ये कहूंगी कि स्पेशली जेयूआई को मैं कहूंगी कि अगर आपने कोई नशिस्त कभी जीती थी, आपका वहाँ पे वो वोट बैंक है, तो भाई आप उसको उसका कोई शवाहिद ले आए। आपके पास फॉर्म 45 है। ये भी मैं समझती हूँ इस दफा बहुत ही मजायका से इस बात हुई कि जो है वो फॉर्म 45 भी जो है वो जाली भी और असली भी और हर तरह के जो है ना सर्कुलेट किया गया है। ये सिर्फ जो है मैं समझती हूँ कि जो डिसइंफॉर्मेशन है और फेक न्यूज है, इसको कहीं ना कहीं एक जो है ना इस पे जो है वो एक्शन होना चाहिए इतना स्ट्रिक्ट कि किसी की हिम्मत ना हो दोबारा। अगर इनके पास फॉर्म 45 असली है तो जाएंगे, जो मुतलका जो लीगल पाथ है उनको फॉलो करें, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं, अदालतों में जाएं, फॉर्म लेके जाएं अगर इनके पास असली है। अगर नहीं है तो ये जो जिस तरीके का ये रवैया अख्तियार कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझती कि उससे जो है ना कोई हालात बेहतर होगा। इसमें हमें एक तो पता है चीज कराची में वो नशिस्तें जो हम समझ रहे हैं कि हम जीत सकते थे वो नहीं हुई।
ठीक है, अब हम क्या करें कि जो है वो लोगों के ऊपर पत्थर मारने शुरू कर दें? बात ये कि आपने आगे चलना है। आप जो पार्लियामेंट में मुंतखब हो चुके हैं उन्हें चाहिए पार्लियामेंट में बैठ के आगे का राह निकालें, और जो नहीं हुए हैं वो मुतलका जो है उन ट्रिब्यूनल्स के पास जाए। लेकिन इस किस्म का रवैया अख्तियार करना तो मैं समझती हूँ कि ये तो मुझे कोई इसके अंदर पॉजिटिविटी तो नजर नहीं आती, देखिए इंतजार नजर आता है। एहतजाज, लॉन्ग मार्च, धरने जो है ये तमाम जमातें करती रही हैं। इसमें पीपल्स पार्टी भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बड़े लॉन्ग मार्च लीड भी किए। उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल भी थी, आमरीत के खिलाफ जदोजहद भी थी, महंगाई के मामलात भी थे, सारे मामलात थे उसके अंदर। ऐसा रवैया नहीं था, ऐसा रवैया नहीं था। ठीक है, और करें, जरूर करें, मगर मैं समझती हूँ कि जिस तरीके के ये आज माहौल बना दिया ना, इनके पास है फॉर्म 45, ये तो कहा है ना। लेकिन मेरे ख्याल है उन्होंने भी बिलावल ने रोड कल भी कहा है, आज भी कहा है, आज भी कहा है कि जी आप जो आपके पास अगर शवाहिद है आखिर फॉर्म 45 है तो आप लेकर आए। आप चाहते हैं कि जी ये नशे से धांधली हुई है तो दोबारा इलेक्शन करा लें, और इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं? यानी ये तो मैं ना मानू वाली बात हुई ना। अच्छा, मुझे एक जो अभी IMF के ख़त के हवाले से भी काफ़ी डिबेट चल रही है इसके ऊपर, अभी आपने भी बात की थी। मुझे याद पड़ता है नवंबर 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने फाइनेंशियल टाइम की अभी भी वो हेडलाइन स्टोरी है कि जिसमें ये डिमांड की थी कि पाकिस्तान में क्योंकि सिविल राइट्स की वायलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, कानून शिकनी हो रही है, आइन शिकनी हो रही है, पॉलिटिकल राइट्स जो हैं वो नहीं दिए जा रहे, तो उस वक्त उन्होंने अमेरिका से मुतालबा किया था कि पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री एड बंद कर दी जाए फौरी तौर के ऊपर। ये नवंबर 2017 में था। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल लीडर्स तो उन चीज़ों के ऊपर कि जब आप देखते हैं कि पाकिस्तान में वायलेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं, और अगर जो इमदाद आ रही है वो रेदर दैन कि पब्लिक की डेवलपमेंट या वेलफेयर या पाकिस्तान की तरक्की के लिए इस्तेमाल करने, वो पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो और आवाम के हकूक़ मज़ीद गज़ब करने के लिए इस्तेमाल हो, तो पॉलिटिकल लीडरशिप तो हमेशा से इस किस्म की डिमांड करती रही है। मेरे इल्म में तो नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई चीज। और अगर जो है मैं समझती हूँ जो रवैया इस वक्त जो है PTI ने इख्तियार किया है या अभी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इख्तियार किया है, मैं समझती हूँ कि ये तो बहुत ही मनफी रवैया है कि इनको पता है कि पाकिस्तान में आज किस किस्म के जो है वो मसाइल दरपेश है, कितने माशी चैलेंजेस हैं, और इस वक्त वो जिस तरीके का पहले उन्होंने एक पूरी एक इख्तियारी कैंपेन चलाई पाकिस्तान के खिलाफ, फिर उसके बाद जो है ऐसी रविश इख्तियार की, पाकिस्तान में इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट चलाई, फिर कौमी असासों के ऊपर हमले किए, फिर जो है शोधा की यादगारें जलाई, फिर उसके बाद जो है यानी इवन 2014 के धरने में भी ये कहा हुंडी से पैसा भेजें। मुझे तो नहीं पता पीपल्स पार्टी की तारीख में ऐसी कोई बात है कि जहां हमने किसी इदारे पे हमला किया हो, कोई हमने नेशनल एसेट्स को जलाया हो, कहीं हमने ये कहा हो कि जो है वो हुंडी से पैसा भेजें। तो ये एक मनफी रवैया है जिसका जो एक तसलसल से जारी है, तो जिसको मैं तो बहुत स्ट्रांगली कंडेम करती हूँ। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज़ और बड़ी अहम ये है कि अभी देखें जैसे सिंध असम्बली का इजलास हुआ कल, वहाँ पे स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होगा। पंजाब असम्बली में भी स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन आज हुआ। तो इसमें अभी हाउस कंप्लीट नहीं है, रिजर्व सीट जो है कि वो अभी अनाउंस नहीं की गई। पंजाब में भी जो टोटल 73 सीट में से 47 सिर्फ अनाउंस की गई हैं, 26 को अभी रोका हुआ इलेक्शन कमीशन ने, फैसला ही नहीं किया। इसी तरह नेशनल असम्बली में 70 में से 47 अनाउंस हुई हैं, 23 अनाउंस नहीं की गई। सिंध असम्बली में भी 38 में से 35 कर दी गई हैं, 3 नहीं की गई हैं। तो ये आप नहीं समझती कि हाउस को जल्द अज जल्द इलेक्शन कमीशन को कंप्लीट करना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि प्रोसेस हो रहा है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर कायदे ऐवान का इंतखाब होना है, लेकिन वहाँ पे अभी रिजर्व सीटों को रोका हुआ है उसने, और डिले टैक्टिक्स जो है यूज़ किए जा रहे हैं। इसको क्विकली एज सुन एज पॉसिबल अनाउंस होना चाहिए था इसको। तो देखिए, पहली बात ये है कि हर जमात जो है ना उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, ठीक है। अगर आप उसकी नोटिफिकेशन बोले तो अभी तो मेरा नोटिफिकेशन भी पेंडिंग है, अभी आएंगे इलेक्शन कमीशन से, हो सकता है थोड़ी देर में हो जाए, क्योंकि उनकी फॉर्मेलिटी है जब तक आप कंप्लीट क्या करें। अब जो दूसरी चीज है कि एक सियासी जमात को पता था उसको कि हमने अपने इलेक्शन कराने, उसको भी पता था जब वो हुकूमत में थे उन्होंने अपने इलेक्शन नहीं कराए। अच्छा, उनको पता था कि वो कोई चीज वायलेट कर रहे हैं, उनको उसका ख्याल होना चाहिए था, उन्होंने उसको ताखिरी हरबा जो है वो अपनाया। फिर उनको ACP ने एक नहीं, वो इलेक्शन तो 2 दफा करवाए थे, ACP ने तस्लीम नहीं किए। एक इलेक्शन के को तो साल डेढ़ साल फैसला ही महफूज रखा है इलेक्शन कमीशन ने। उन्होंने देखें इलेक्शन उन्होंने कराए, पहले उनके इंटरनल इलेक्शन में प्रॉब्लम था, उन्होंने जस्टिस वजी को और लोगों को अपने मेंबर्स को निकाल दिया, ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन बनाया था।
वहां पे उनके फ्लॉस थे। उसके बाद फिर दोबारा उन्होंने इनको कहा 2021 में करेक्शन करा ले, इन्होंने नहीं कराया। फिर इलेक्शन कमीशन ने जो है इनको एक मुद्दत दी, यानी उस वक्त तो ईसीपी इनको क्या कहती है, इनकी अपनी हुकूमत थी, वो 2022 में करवाए थे ना, जून में, जिसका अभी फैसला सुनाया था। जब उन्होंने इलेक्शन कराए तो फिर उन्होंने अपने ही आइन की खिलाफवर्जी की। फिर उसके बाद जब वो केस लेकर गए, मैं तो हैरान हूँ कि केस की तैयारी इनकी कैसी थी। हम लोग भी सुन रहे थे, लाइव सुन रहे थे कि जी उनसे उन्होंने कहा जी हमारे फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, कितने रिजेक्ट हो रहे हैं, हुए कितने एक्सेप्ट हुए पता नहीं, रिजेक्ट हुए कितने, कहाँ से फिगर आया। नहीं, वो इस सूरत में भी इलेक्शन कमीशन को अगर ये फैसला अभी कर दें, कहें जी आपकी सीटें नहीं बनती, आपका सिंबल नहीं है, वो आपको दे दें, नून लीग को दे दें, लेकिन आपको उस वक्त तक देखें ना, ये मेंबर्स को महरूम करना कि वो स्पीकर डिप्टी करने दे जी कि जो एतराज आया उनकी पार्टी के अपने मेंबर से आया, अकबर बाबर, ठीक है। आपको अगर आपने उसको मेंबर नहीं रखना था तो आप उसको जो है टर्मिनेट कर देते, आप उसको एक्सपेल कर देते, आपको जो है कोई ना कोई रिटर्न कार्रवाई कर देते। आपने कुछ नहीं की। आपने कहा कि जी हमारा मेंबर नहीं है। आपसे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा जी अच्छा ठीक है, आपने कोई उनको वो दिया है क्या, एक्सपेल किया है, उनका कोई रेजिग्नेशन आया है, तो कुछ नहीं कहा। देखिए, जो जमात अपनी ही कार्रवाई, अपना काम पूरा ना करे, फिर वो किसी और को इल्जाम दे। हम तो इस बात के हक में कि सबको सिंबल भी मिलना चाहिए था। हम तो इस बात के हक में कि सबको जो है अपनी रिजर्व सीट भी मिलनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो अब जो कार्रवाई है वो तो उन्होंने खुद पूरी करनी थी ना अपनी। अब उन्होंने ताखीर की, कभी उन्होंने कहा जमात में लेकिन आजाद अरकान तो कभी हमने कहा कि JUI में शामिल हो रहे हैं, अभी उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो रहे हैं। तो देखें, जो काम उन्होंने खुद नहीं किया उसकी जिम्मेदार तो वो खुद है। बाकी इलेक्शन कमीशन के पास फैसला कब आता है हो जाएगा। अब इजलास को इसलिए तो नहीं रोका जा सकता कि मेरा नोटिफिकेशन नहीं हुआ। तो मेरा नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन के पास जो है, हमारे 2 लोग जो जनरल सीट पर थे उनका नोटिफिकेशन हो गया और हमारा होना चाहिए था, उनको ही उन्होंने प्रायोरिटी लिस्ट में भी डाल दिया। अब वो चीज एक लीगल प्रोसेस है ना, जब उसको कंप्लीट करेंगे तो तभी आपके नोटिफिकेशन दुरुस्त होंगे। तो मसला है कि उससे कोई भी जना मुबर्रा नहीं है। हर शख्स को जो लीगल फॉर्मेलिटीज है उनको पूरा करना पड़ता है। चले, बहुत शुक्रिया मैडम साहर कामरान साहब हमारे से बातचीत कर रही थी कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत है एक हिजानी कैफियत है। एक तरफ असम्बली के इजलास शुरू हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सड़कों पर अवाम एहतजाज भी कर रहे हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारे और पुलिस जो है कि वो लाठी चार्ज भी कर रहे हैं। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुक्ता नज़र इस तमाम सूरत हाल में क्या है, इस पर हम बातचीत जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आमिर मुगल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका तल्लुक है। इस्लामाबाद NA46 से इलेक्शन लड़ा इन्होंने और अवाम ने अगरचे इनको जितवा दिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक फॉर्म 47 के मुताबिक ये हारे हुए कैंडिडेट हैं। और इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किन लीगल मराहिल से गुजर रही है या किन मसाइल से गुजर रही है, इस पर ऊपर हम बातचीत करेंगे। आमिर मुगल साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। सबसे पहले ये बताएं कि आपका जो 46 वाला नतीजा था, आपको हुक्म इम्तनाई मिला था हाई कोर्ट से, लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन ने अभी फैसला दे दिया और जो कामयाबी का नोटिफिकेशन है वो आपके मुखालिफ कैंडिडेट PMLN के अंजुम वकील साहब का जो है वो जारी कर दिया गया है। तो अभी आपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील कर दी है या अभी आप करेंगे, या किस स्टेज के ऊपर है आपका मामला? सबसे पहले खालिद मीर साहब आपका शुक्रिया। मैं आपको थोड़ा सा ये समझाना चाहूँगा कि ये इलेक्शन कमीशन ने मेरे समेत तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारों के साथ किया क्या है। आप अगर जाके इनकी वेबसाइट पे इनका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का जो मैनुअल है वो देख लें, जिस तरीकाकार से इन्होंने इलेक्शन करवाया है। इन्होंने एक सॉफ्टवेयर खरीदा था 36 करोड़ की लागत से इनकी अपनी प्रेस रिलीज के मुताबिक, जिसमें जो एक सिस्टम था जिसके तहत इन्होंने रिजल्ट जारी करने थे और इनकी वक्तन फक्तन प्रेस रिलीज भी आती रही कि वो सिस्टम बड़ी कामयाबी से काम कर रहा है। वो सिस्टम जो है और उसके लिए जो है वो एक बेसिकली एक मोबाइल एप्लीकेशन थी, एक सॉफ्टवेयर इन्होंने खरीदा था। तो वो इन्होंने अपने हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जो है वो प्रोवाइड की थी वो मोबाइल ऐप,
उसमें उसने अपने मोबाइल से एक स्क्रीनशॉट लेना था और स्क्रीनशॉट लेके उसने उस मोबाइल ऐप के जरिए भेजना था अपने रिटर्निंग ऑफिसर को और ईसीपी को। उसकी 2 कॉपीज जानी थी, एक रिटर्निंग ऑफिसर को जानी थी और एक उसकी जानी थी कॉपी ईसीपी को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। ये जो मैं इनका अपना जारी करदा मैनुअल है, मैं वो आपको बता रहा हूँ जो इनकी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे मौजूद है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने चूंकि ये जो हमारी निगरान गवर्नमेंट है, जो पूरा सेटअप है, इनके जो आईटी के मिनिस्टर हैं वो और ये इलेक्शन कमीशन चूंकि सेम पेज पे थे, इलेक्शन इन्होंने रिग करना था, तो इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया, टेलीफोन सर्विसेज ही बंद कर दी कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना इंटरनेट होगा, ना टेलीफोन के वो सिग्नल्स होंगे, ना वो एप्लीकेशन काम करेगी, ना वो फॉर्म 45 उसके जरिए जाएंगे, और ना वो एक एविडेंस जो है वो इनके पास किसी के पास होगा। अगर आप देखें उसे इंटरनेट होता और ये टेलीफोन सिस्टम चल रहा होता तो चले, हमारे पास तो अभी भी फॉर्म 45 ओरिजिनल मौजूद है, और सिर्फ मेरे पास नहीं, मेरे अलावा जो 3-4 और उम्मीदवारों ने हरवाए हैं उनके पास भी मौजूद है। लाइक जमात इस्लामी के मियां हसन साहब के पास मौजूद है, लाइक टीएलपी के गुलाम कादर साहब के पास मौजूद है, लाइक पीपल्स पार्टी के राजा इमरान अशरफ साहब के पास मौजूद है। आपके और ये बाकी तमाम कैंडिडेट के मैच करते हैं? जी बिल्कुल एक मैच जैसे। करते हैं, और उसकी वजह यह है कि हमारे पास ओरिजिनल है। देखिए फॉर्म 45 एक ही होता है, वो ओरिजिनल, उस पे जो ऊपर एक कॉपी ओरिजिनल होती है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने आरओ को देनी होती है, और उसके नीचे सारी उसकी कार्बन कॉपीज होती हैं। तो वो 2 तो हो नहीं सकते। वो जो मैच मेरे इसलिए पास पूछा है, ना वो कि अगर आप सबके सारों के पास मैच है। कर रहे हैं तो इट मीन कि वो एक तैयार किया हुआ है। अगर सब कैंडिडेट के एक जैसे हैं तो फिर दूसरा एक कहाँ से आ गया, वो एक एस्टैब्लिश करना पड़ता है ना फिर। नहीं तो वो अपना अभी तक सामने नहीं ना लेके आए, हाँ, ना आरओ साहब अपना सामने लाए हैं, ना जो मेरे से हारे हुए उम्मीदवार हैं नून लीग के अंदर वकील खान साहब, ना अभी तक वो अपना फॉर्म 45 सामने लाए हैं। हम तो डे फर्स्ट से उन्हें कह रहे हैं कि अपना फॉर्म 45 अपने सामने लेके आए ताकि कौम को पता चले। और इसमें बिल्कुल पूरी तरह मुलव्वस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और ये धांधली करवाने में, धांधली की सरपरस्ती में इसका मास्टरमाइंड जो है ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं। इन्होंने ये धांधली करवाई है, डे फर्स्ट से ही इसमें मुलव्वस है। हमारा आरओ मुलव्वस है, डीआरओ इरफान नवाज मेमन इसमें मुलव्वस है, कमिश्नर इस्लामाबाद इसमें मुलव्वस है। और ये जो धांधली की गई है ये सरकारी सरपरस्ती में की गई है। ये जो काकड़ साहब हैं, अनवारुल हक काकड़ साहब, ये इसमें मुलव्वस हैं। इन सब ने मिलकर ये किया है। हम तो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि फॉर्म 45 सामने तो लेके आए ना ये। चले अगर इनका ये कहना है कि हमारे पास गलत है, इनके पास ठीक है, तो सामने तो लाते, कौन को दिखाते तो सही। अच्छा, अभी आप अपने ये सारा केस जो है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ले गए हैं या अभी लेके जाना है आपने? नहीं, अभी हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में नहीं लेके गए। हम पहले ईसीपी में गए, ईसीपी ने हमें बड़ा मायूस किया, और इन्होंने हमें 10 तारीख को भी हमने एप्लीकेशन दे दी थी, 9 को भी हमने एप्लीकेशन दी थी, यानी कि जिस दिन हमारे खिलाफ रिजल्ट जारी हुआ। फिर 10 को हमने रिट पिटीशन की, 11 को इन्होंने हमें उस पर स्टे ऑर्डर दिया, लेकिन फिर अपने ही स्टे ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करते हुए उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हमारी पिटीशन में इन्होंने फैसला नहीं दिया। वो फिर हम उसके खिलाफ हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने इनको ऑर्डर दिया कि जब तक आप इनकी पिटीशन पे फैसला नहीं करते, ये आपका नोटिफिकेशन सस्पेंड है। तो इन्होंने परसों हमारी पिटीशन पे फैसला किया है 22 तारीख को, और इन्होंने उस पर फैसला करके और हमें जो है दोबारा मुहरा दिया। अभी कब तक आप अपनी पिटीशन फाइल कर रहे हैं? अभी हमारा तो इरादा है कि हम ट्रिब्यूनल से पहले एक दफा हाई कोर्ट में दोबारा जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से हम रजू करेंगे। हमारा तो देखिए बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट सा केस है डे फर्स्ट से, कि फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट तैयार ही नहीं किया गया, और जो कंसोलिडेशन का प्रोसेस है उसमें आरोप पाबंद होता है सारे सियासी जो लोग जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है उनको बुलाने का, और ऑब्जर्वर जो होते हैं उनको भी बुलाने का। तो ये ना किसी ऑब्जर्वर को बुलाया गया, मुगल साहब इस्लामाबाद में तो देखें एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल है और सिर्फ 3 उसके पास केसेस होंगे ना, N46, 7 और 8 का। तो अगर आप इधर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में नहीं जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएंगे तो मुमकिन है वो इतराज़ कर देंगे जी आप अप्रोप्रिएट फोरम पे आपको जाना चाहिए था, नंबर 1। और नंबर 2, अभी असम्बली के अंदर सदर का इलेक्शन भी होना है फर्स्ट वीक के अंदर। अगर आप दूसरे फोरम पहले इस्तेमाल करना शुरू हो जाएंगे तो फिर आपको वहाँ भी शायद नुकसान होगा। तो आप नहीं समझते कि आप डायरेक्ट ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए कि वहाँ अप्रोप्रिएट फोरम है उसको तो रुजू करना चाहिए ना? नहीं, हम ट्रिब्यूनल में जरूर जाएंगे, लेकिन उसके लिए ना उम्मीदवार के पास 45 डेज होते हैं। हमारे पास अभी उसके लिए काफी टाइम है।
इन्होंने 17 फरवरी को उसका नोटिफिकेशन किया है। एक्चुअली नोटिफिकेशन उन्होंने 19 फरवरी को किया, लेकिन उस पर डेट 17 की डाली है, क्योंकि उस दिन हाईकोर्ट में हियरिंग थी। तो इन्होंने हाईकोर्ट का जैसे ही डिसीजन आया कि उन्होंने नोटिफिकेशन सस्पेंड कर दिया, तो उन्होंने 2 दिन पुरानी डेट पे ट्राइब्यूनल का जो है वो नोटिफिकेशन कर दिया था। हम वो फौरन जो है उसको अवेल करेंगे हम, लेकिन हम उससे पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को एक दफा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि बड़ा जुल्म हुआ है इस्लामाबाद की अवाम के साथ, तो आप हमारे साथ इंसाफ करें। अच्छा, अब कितना ये सारी सिचुएशन भी आपके सामने, अभी पंजाब असम्बली भी शुरू हुई, नेशनल असम्बली भी मंडे को होपफुली जो है कि होगा। आपकी सीटें अभी तक कंप्लीट नहीं है क्योंकि रिजर्व सीटों का नोटिफिकेशन नहीं हुआ और वहाँ पर स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन भी होंगे। तो ऐसी सूरत हाल में आपकी क्या हिकमत अमली होगी कि ऐवान तो मुकम्मल नहीं है जब तक कि तमाम जो उसके रिटर्न कैंडिडेट्स हैं उनका नोटिफिकेशन ना हो जाए और वो मौजूद ना हो, तो उस पर आप फिर क्या करेंगे? देखें खालिद साहब, तहरीक इंसाफ को तो डे 1 से दबाया जा रहा है, इसको क्रश किया जा रहा है, और मुझे बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि सारे इदारे इस पे सेम पेज में हैं, और हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कोई अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला। चाहे वो लेवल प्लेइंग फील्ड हो, बल्ले का निशान हमसे छीन लिया गया, जिन हालात में हमने इलेक्शन लड़ा हमसे नॉमिनेशन पेपर तक छीनेंगे, हमारे नॉमिनेशन पेपर बिला वजह रिजेक्ट किए गए। अब आप रिजर्व सीट्स की बात करते हैं, अब चूंकि इन्होंने हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं छोड़ा था, पीटीआई का इन्होंने बल्ले का निशान छीन लिया था, हमें मजबूरी में जो अपने के इत्तेहादी हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसल हाफिज अहमद रजा साहब, उनके साथ इत्तेहाद करना पड़ा। अब वो हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि उस, क्योंकि हमारे सारे हमने MNAs और MPs उनको हमने सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जो है वो ज्वाइन करवा दिया है, तो अब हमें वहाँ पे रिजर्व सीट्स दी जाए। तो अभी तक आपके सामने 3 दिन हुए हैं, इस पे इलेक्शन कमीशन अपना डिसीजन रिजर्व करके बैठा हुआ है। पीर को शायद सुनाएंगे ये इसी तरह रिजर्व करके बैठा हुआ है जिस तरह के जब हमने 2022 जून में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए थे, तो वो उसको 1 साल रिजर्व करके बैठे रहे और आके बिल्कुल इलेक्शन के करीब हमारे खिलाफ फैसला दे दिया। तो जब इलेक्शन कमीशन ही जानिबदार है, जब इलेक्शन कमीशन ही तहरीक इंसाफ को क्रश करने पे तुला हुआ है, तो हम इस पे क्या कर सकते हैं आप बताएं। हम तो पाकिस्तान के हर फोरम का दरवाजा खटखटा चुके हैं, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन बदकिस्मती से आज की तारीख तक तहरीक इंसाफ को सही मानों में इंसाफ नहीं मिला। आप लीगल फोरम तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो एक पब्लिक फोरम होता है, आवाम का मैंडेट चोरी हुआ है जो उन्होंने आपको दिया था। बेसिकली तो आवाम की एक अमानत होती है मैंडेट जो है, आप आवाम से रजू नहीं कर रहे। आप अगर सिंध में आप देखें GDA JUI वहाँ पे तहरीक इंसाफ भी उनके साथ मिल के कर रही है, लेकिन पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तों के ऊपर अपेरेंटली जो रिजल्ट्स थे, हमने भी देखे, जो फॉर्म उस दिन रात को आ रहे थे 45 जो है कि उसके मुताबिक तो आप तीनों कैंडिडेट जीत रहे थे, लेकिन इस्लामाबाद और पंजाब के अंदर बड़ा ठंडा ठंडा सा माहौल नज़र आ रहा है कि आप आवाम की तरफ रजू करने का नहीं सोच रहे, या आप सिर्फ लीगल जो है कि वही बैटल करेंगे? नहीं, हम देखें लीगल बैटल भी हम लड़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अवाम की अदालत में हम जरूर जाएंगे। उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद की अवाम के मैंडेट पे डाका पड़ा है, कोई मेरा ज़ाती वोट नहीं सिर्फ चुराया गया, इस्लामाबाद के जो 24-25 लाख अवाम है उनका वोट चुराया गया। और आपने देखा होगा पिछले हफ्ते वाले दिन हमने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था इस्लामाबाद में, बड़ा तारीखी प्रोटेस्ट हुआ था, अवाम निकली थी और अवाम ने अपना जो हक है प्रोटेस्ट का वो इस्तेमाल किया था, और इसको आने वाले दिनों में हम मजीद तेज़ करेंगे। देखिए, हम हर मैदान में जंग लड़ेंगे, हम किसी भी सूरत में गिव अप नहीं करेंगे, किसी भी सूरत में सरेंडर नहीं करेंगे। अवाम के जो वोट पे डकैती हुई है उस पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम अदालतों में भी लड़ेंगे, हम अवाम की अदालत में भी जाएंगे। और मैं आपके जरिए इनको पैगाम देना चाहता हूँ, जो इस्लामाबाद के तीनों जैली और नाजायज़ MNAs है, मैं तीनों को पैगाम देना चाहता हूँ कि आपको कोई शर्म और हया आएगी जब आप जाके कौमी असम्बली में वो अल्लाह ताला के 99 नामों के नीचे आप खड़े होके कुरान पाक पे हलफ उठाएंगे, तो आपके अंदर एक बैठा हुआ इंसान मर नहीं जाएगा? या वो इतना बेहिस हो चुके हैं आप, और आपका ज़मीर इतना मुर्दा हो चुका है कि आप तीनों को पता है कि आप हारे हुए हैं इलेक्शन, और अवाम की अदालत ने आपको रिजेक्ट किया हुआ है, और थोड़े थोड़े वोटों से भी नहीं, 40-50 हज़ार वोटों से आप हारे हुए हैं। और उसके बावजूद जब आप कुरान पाक पे जाके हलफ उठाएंगे अल्लाह ताला के 99 नामों के नीचे, तो वो फिर बात वही आती है कि आपको ना शर्म है, ना हया है, और ना आपके लीडर नवाज शरीफ में है और ना आप में। एक बड़ी तनकीद आप पे जमात पे ये हो रही है कि आपके अंदर शायद क्योंकि आपके मरकज़ी लीडरशिप जो है कि वो चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे चेयरमैन हो, वो वाइस चेयरमैन सारे जेल में हैं,
कि शायद इख्तलाफात हैं अंदर, कुछ चीज़ें एक सिमत पे जा नहीं रही। अभी भी अगर हम देखें रिसेंट पास के अंदर मुख्तलिफ शोकाज नोटिस हुए। अभी शेर अफजल मरवत को फिर आज शोकाज नोटिस हुआ कि उन्होंने बैरिस्टर गौहर के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया। तो आप ये समझ रहे हैं कि ये इस मौके के ऊपर आपके इंटरनल सिचुएशन को ठीक होनी चाहिए थी, वो शायद ठीक नहीं है। देखें जी, शेर अफजल मरवत जो है वो पार्टी का बड़ा सासा है। उन्होंने जिस तरीके से खान साहब की गैरमौजूदगी में कैंपेन को लीड किया, स्पेशली KPK में उन्होंने जिस तरीके से जलसे किए और जितनी दिलेरी और बहादुरी से वो आगे आए, तो तहरीक इंसाफ उनको बड़ा पसंद करती है, उनकी बड़ी फॉलोइंग है। बाकी रहे बैरिस्टर गौहर खान साहब, वो भी खान साहब के साथ भी मुखलिस हैं और उन्होंने तहरीक इंसाफ का भी बड़े मुश्किल और कठिन वक्त में तहरीक इंसाफ की बागडोर संभाली है इमरान खान साहब की इजाज़त से। तो ये जो आप कह रहे हैं शोकाज नोटिस जो हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब ने उनको जारी किया है, तो ये एक अफसोसनाक वाक़या है। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल ये विद इन पार्टी मामला है, इसको हल कर लिया जाएगा। एक आखिरी चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी पिछले 1.5-2 साल हमने देखे सारे, बड़ा एक टफ़ टाइम था पाकिस्तान की आवाम के लिए और बिलखुसूस आपकी जमात के लिए, आपके कारकुनों के लिए भी, आपकी लीडरशिप के लिए भी। अभी जो पंजाब असम्बली के अंदर भी और बाहर भी जो माहौल नज़र आ रहा है, आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये जो हुकूमत नहीं बनेगी पंजाब में, क्योंकि अभी आपके जो वजारत आला के लिए नामजद उम्मीदवार हैं वो तो लाहौर में दाखिल ही नहीं हो पा रहे। लाहौर में अगर पहुंच भी गए किसी ने छुप छुपा के, तो पंजाब असम्बली में शायद अभी तक हलफ नहीं उठा सके वो, क्योंकि बाहर इतनी टाइट वहाँ पे सिक्योरिटी है। तो ये आने वाला वक्त आप कैसा देख रहे हैं पंजाब में? देखें जी, बात यह है कि पंजाब हो या KPK हो या कराची हो, वफाक हो या सूबा हो, अवाम का मैंडेट तो लूटा गया है, चुराया नहीं गया है। अवाम का मैंडेट लूटा गया है। तो पंजाब की अवाम का मैंडेट भी लूटा गया है। तहरीक इंसाफ तो कोई 220 के आगे पीछे सीटें वहाँ पे जीती है और नून लीग वहाँ से सिर्फ 34 सीटें जीती है। तो जिस तरीके से नून लीग को मुसल्लत किया गया है और नवाज शरीफ की बेटी को वहाँ पे मुसल्लत किया जा रहा है, तो ये पंजाब की अवाम इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और बिल्कुल आपने ठीक बोला है, मियां असलम इकबाल साहब के साथ बड़ा जुल्म किया जा रहा है और उन्हें तमाम केसेस में जमानत के बावजूद उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहले पंजाब पुलिस पेशावर पहुंची। अब आपने देखा कि उन्होंने जिस तरीके से पंजाब असम्बली का मुहासरा किया हुआ है कि वहाँ पे शायद किसी खुदा न खास्ता किसी दहशतगर्द ने आना है। इलेक्टेड तहरीक इंसाफ की तरफ से वो MPA भी हैं और तहरीक इंसाफ की तरफ से नॉमिनेटेड जो है वो CM के उम्मीदवार भी हैं। और अगर तहरीक इंसाफ को इसकी लूटी हुई सीटें वापस की जाए तो वो 2/3 से नहीं बल्कि 3/4 से वज़ीर आला पंजाब बनने वाले हैं। तो बहरहाल आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ जो है बिल्कुल इसको मैंने आपसे पहले भी अर्ज की कि इस पर बिल्कुल गिव अप नहीं करेगी, इस पर बिल्कुल सरेंडर नहीं करेगी। पंजाब की आवाम खड़ी होगी और अपना लूटा हुआ मैंडेट वापस लेगी। बहुत शुक्रिया। आमिर मुगल साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। इस्लामाबाद NA46 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन लड़े थे, अवाम ने इनको जितवाया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फॉर्म 47 के मुताबिक ये हार चुके थे। आज तक के लिए इतना ही। खालिद शबील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।